बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। एसी मशीन 8316 चैप्टर नंबर 1 सिंगल फेज़ ट्रांसफार्मर। सिंगल फेज़ ट्रांसफार्मर की पावर सिस्टम में, इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम में रीढ़ की हड्डी की हैसियत है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर के बगैर हमारा इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम नामुमकिन बन सकता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर ही वो मशीन है जिसने हमारे पावर सिस्टम को हर लिहाज से मुकम्मल किया है। ठीक है, इसके बाद ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन। ट्रांसफार्मर एक ऐसी साकिन मशीन है जो फ्रीक्वेंसी तब्दील किए बगैर इलेक्ट्रिक पावर को वोल्टेज के लेवल के साथ तब्दील करके एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफ़र करती है। ठीक है जी, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी साकिन मशीन है जो फ्रीक्वेंसी को तब्दील किए बगैर इलेक्ट्रिक पावर को वोल्टेज के लेवल के साथ तब्दील करके एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफ़र करती है। ये हमारे ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन होगी। इस डेफिनेशन के अंदर तीन चीज़ें याद रखें। एक तो ये कि एक स्टैटिक मशीन है, ठीक है, इसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं है। दूसरा, जो ट्रांसफार्मर है वो इलेक्ट्रिक पावर को एक इलेक्ट्रिक सर्किट से दूसरे इलेक्ट्रिक सर्किट में ट्रांसफ़र करती है, यानी कि मुंतकिल करती है। ठीक है, इसमें दो सर्किट होते हैं और ये दोनों सर्किट एक दूसरे के लिहाज से इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होते हैं और मैग्नेटिकली कनेक्टेड होते हैं। यानी मैग्नेटिकली ये एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और इलेक्ट्रिकली एक दूसरे से बिल्कुल आइसोलेट होते हैं। इसके बाद कुछ ट्रांसफार्मर देखते हैं जिनकी किस्मों में स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक ब्लॉक डायग्राम ट्रांसफार्मर की दी हुई है। ये इसके इनपुट टर्मिनल हैं जहाँ पर हम इसके इनपुट सप्लाई लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो वोल्टेज होंगे उनको हम क्या कह रहे हैं, V1 वोल्टेज कह रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो करंट होगा उसको हम क्या कह रहे हैं, V1 करंट कह रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ आउटपुट लिखा हुआ है, यहाँ से हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेंगे और ये वोल्टेज कौन से होंगे, ये वोल्टेज V2 होंगे। इसी तरह यहाँ का जो करंट होगा वो हमारा क्या होगा, I2 होगा। तो इस तरह ये एक ब्लॉक डायग्राम है। ये एक इसके इनपुट टर्मिनल है और दूसरे इसके आउटपुट टर्मिनल हैं। तो अब हम देखते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है। ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें सेकेंडरी के वोल्टेज का लेवल या आउटपुट साइड के वोल्टेज का लेवल इनपुट वोल्टेज के लेवल से ज़्यादा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में अगर आप देखेंगे, ये एक इक्वेशन लिखी हुई है इसने, तो V2 इज़ ग्रेटर दैन V1। V1 क्या है, इनपुट साइड के वोल्टेज हैं और V2 आउटपुट साइड के वोल्टेज हैं। तो जब आउटपुट साइड के वोल्टेज बड़े होंगे और इनपुट साइड के वोल्टेज कम होंगे, मिकदार में कम होंगे, लेवल में कम होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसी तरह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बिल्कुल जो है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के उलट है। ठीक है जी, इसके अंदर अगर हम देखें, इसमें भी वो यही कह रहा है कि अगर इनपुट साइड के वोल्टेज आउटपुट साइड के वोल्टेज से ज़्यादा हो तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर भी V2 इज़ लेस देन V1 है। ठीक है, यहाँ पर V2 क्या है, कम है। मतलब कहने का ये है कि आउटपुट साइड के वोल्टेज या सेकेंडरी साइड के वोल्टेज कम है। तीसरी और आखिरी जो किस्म है ट्रांसफार्मर की, उसको कहते हैं 1-to-1 ट्रांसफार्मर। 1-to-1 ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसके इनपुट साइड के वोल्टेज और आउटपुट साइड के वोल्टेज दोनों बराबर होते हैं, दोनों लेवल में सेम होते हैं, दोनों मिकदार में सेम होते हैं। ठीक है, इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसमें प्राइमरी के टर्नों की तादाद और सेकेंडरी के टर्नों की तादाद दोनों की बराबर होती है। ठीक है, और इस ट्रांसफार्मर का एक और नाम भी है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। अब ये आइसोलेशन ट्रांसफार्मर क्यों इसको कहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जब हमने एक इलेक्ट्रिकल सर्किट को किसी दूसरे सर्किट से आइसोलेट करना हो, एक सर्किट को दूसरे सर्किट से इंसुलेशन प्रोवाइड करनी हो, तो ये हम ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। क्योंकि हमने वोल्टेज का लेवल तो तब्दील नहीं कर रहा होता, तो इसलिए हम 1-to-1 ट्रांसफार्मर वहाँ पर यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की कुछ टर्म्स है। सबसे पहले है प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है जी, वो वाइंडिंग जिसे हम इनपुट साइड या सप्लाई साइड के साथ कनेक्ट करते हैं उसे हम प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, उस वाइंडिंग को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी वाइंडिंग, जिसको हम इनपुट साइड पर या फिर सप्लाई साइड के ऊपर हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, उसे हम प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। उसके बाद है सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होगी जी, वो वाइंडिंग है जिसे हम आउटपुट साइड पर या लोड वाली साइड पर कनेक्ट करते हैं, उसे हम सेकेंडरी वाइंडिंग कहेंगे। या ये याद रहे, एक सप्लाई साइड है जिस तरफ से हम ट्रांसफार्मर को सप्लाई देते हैं और एक आउटपुट साइड है जहां से हम सप्लाई लेते हैं ट्रांसफार्मर से, ये चीज़ याद रखें। तो सेकेंडरी वाइंडिंग वो वाइंडिंग होगी जिससे हम लोड को कनेक्ट करते हैं या जिससे हम आउटपुट लेते हैं। ठीक है,
इसके बाद हाई टेंशन या HT, लो वोल्टेज या HV। ठीक है जी, दो नाम है इसके, HT वाइंडिंग या HV वाइंडिंग। ठीक है, अब ये कौन सी वाइंडिंग होती है? ये वो वाइंडिंग होती है जो ट्रांसफार्मर की दूसरी वाइंडिंग के लिहाज से हाई वोल्टेज पे होती है। ये हमेशा याद रखें, HT वाइंडिंग या HV वाइंडिंग प्राइमरी भी हो सकती है और सेकेंडरी भी हो सकती है। अगर तो ट्रांसफार्मर है स्टेप अप तो सेकेंडरी वाइंडिंग HT वाइंडिंग होगी या HV वाइंडिंग होगी, सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, अगर ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन है तो फिर हमारी प्राइमरी वाइंडिंग HT वाइंडिंग होगी या HV वाइंडिंग होगी। मैं दो नाम ले रहा हूँ, एक HT है और एक HV है। ठीक है, यानी कि कोई भी वाइंडिंग को हम हाई टेंशन वाइंडिंग कह सकते हैं। इसी तरह लो टेंशन या लो वोल्टेज वाइंडिंग, लो टेंशन को LT और लो वोल्टेज को LV वाइंडिंग कहते हैं। ये भी वो वाइंडिंग होती है जो कि ट्रांसफार्मर की दूसरी वाइंडिंग के लिहाज से लो वोल्टेज पे होती है, और ये वाइंडिंग भी प्राइमरी या सेकेंडरी हो सकती है। अगर ट्रांसफार्मर स्टेप अप है तो मैंने आपको पहले भी बताया, तो उसकी प्राइमरी वाइंडिंग क्या होगी? लो वोल्टेज वाइंडिंग, क्योंकि प्राइमरी के ऊपर लो वोल्टेज होंगे। ट्रांसफार्मर स्टेप अप है। अगर ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन होगा तो फिर क्या होगा? फिर उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होगी? लो वोल्टेज वाइंडिंग होगी, क्योंकि वो वोल्टेज के लेवल को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। इसके बाद आ जाता है जी वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर। ये वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर जो है ये बड़ा अहम चीज़ है। ठीक है, ट्रांसफार्मर किस असूल पे काम करता है? सबसे पहले तो ट्रांसफार्मर का जो बेसिक लॉ है ना, वो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। ठीक है जी, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। तो कहने का मतलब क्या है कि लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? यानी कि इंडक्शन के असूल पर ट्रांसफार्मर का काम करता है। अब इंडक्शन का असूल क्या होता है? इंडक्शन का असूल ये होता है कि एक कॉइल के फ्लक्स जो है वो दूसरे कॉइल के साथ कट करता है और दूसरे कॉइल में हमारे पास EMF इंड्यूस हो जाती है। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी एक कॉइल का जो फ्लक्स पैदा होता है उसे हम इस्तेमाल करके दूसरे कॉइल के अंदर हम EMF इंड्यूस कराते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर क्या करता है? ट्रांसफार्मर का जो बेसिक लॉ है वो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के असूल पे काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दो शक्लें दिखाई गई है, एक फिगर जो है यानी शक्ल नंबर A है और शक्ल नंबर B है। शक्ल नंबर A में ट्रांसफार्मर की डायग्राम दिखाई गई है। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर की सिंबॉलिक डायग्राम है। ठीक है जी, और जो फिगर B है, शक्ल B है, ये ट्रांसफार्मर की सर्किट डायग्राम है। अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको 3D में यानी 3 डायमेंशन के अंदर कोर दिखाई गई है। यहाँ पर इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है ये वाली। ठीक है जी, और प्राइमरी वाइंडिंग को हमने क्या है? एक सोर्स के साथ जोड़ा हुआ है। ठीक है, और एक हमारे पास ये सेकेंडरी वाइंडिंग है और सेकेंडरी वाइंडिंग को हमने लोड के साथ जोड़ा हुआ है। ठीक है जी, अब होता क्या है कि इस प्राइमरी वाइंडिंग को हम सप्लाई फराहम करते हैं, इस प्राइमरी वाइंडिंग का फ्लक्स पैदा होता है। अब फ्लक्स काम क्या करता है? फ्लक्स जो है वो कोर में से गुजरता है। ये जो कोर हम इसमें लगाते हैं ये फ्लक्स के लिए रास्ता प्रोवाइड करती है, कम रिलेक्टेंस वाला रास्ता। यानी फ्लक्स जो है वो कोर में से गुजरना पसंद करता है बनिस्बत हवा के। ठीक है, वैसे अगर हम दो कॉइलों को साथ साथ रख दें तो तब भी उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं होगी जितनी कोर से होगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि कोर की एक साइड पे प्राइमरी वाइंडिंग को बाउंड कर देते हैं, दूसरी पे सेकेंडरी वाइंडिंग को। अब जब प्राइमरी वाइंडिंग में से करंट गुजरेगा तो इसका फ्लक्स पैदा होगा, वो कोर में से गुजरेगा, वो सेकेंडरी वाइंडिंग को क्या करेगा? कट करेगा, जिसकी वजह से सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर EMF इंड्यूस हो जाएगी। और ये याद रहे, हमने जो इसे सप्लाई दी है वो AC सप्लाई है, अल्टरनेटिंग सप्लाई। तो इसलिए इसका जो फ्लक्स पैदा होगा वो भी अल्टरनेटिंग होगा, तब्दील होने वाला फ्लक्स होगा, जिसकी वजह से हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर EMF इंड्यूस हो जाएगी और इस EMF इंड्यूस के नतीजे में वोल्टेज पैदा होंगे और उन वोल्टेज के नतीजे में करंट बहेगी इस लोड में से। ठीक है जी, अच्छा दूसरी चीज़ क्या? लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के भी आगे दो असूल है, एक होता है सेल्फ इंड्यूस EMF और एक होती है म्यूचुअल इंड्यूस EMF। म्यूचुअल इंड्यूस EMF क्या होती है कि एक कॉइल का फ्लक्स यूज करके दूसरे कॉइल के अंदर हम क्या करते हैं? EMF इंड्यूस होती है, इसे कहते हैं म्यूचुअल इंड्यूस। अब सेल्फ इंड्यूस EMF क्या होती है कि एक ही कॉइल होता है, उसी का फ्लक्स होता है और उसी कॉइल को कट करता है। मतलब कहने क्या है कि उसी कॉइल के अंदर एक बैक EMF पैदा होती है। ठीक है, जो सप्लाई हम देते हैं उसके मुखालिफ साइड पे एक EMF पैदा होती है जिसे हम बैक EMF कहते हैं। तो ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के असूल पे काम करता है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन के असूल पे काम करता है। एक चीज़ ये याद रखें कि ट्रांसफार्मर हमेशा AC सप्लाई पर काम करेगा। ठीक है जी, क्योंकि AC सप्लाई से अल्टरनेटिंग फ्लक्स, तब्दील होने वाला फ्लक्स पैदा होता है, तो इसलिए ट्रांसफार्मर भी अल्टरनेटिंग फ्लक्स पे काम करेगा, AC पे काम करेगा। और ट्रांसफार्मर कभी भी DC पर काम नहीं करता, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या करता है? DC पर काम नहीं करता है। और एक और अहम चीज़ कि ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी को तब्दील नहीं करता। ठीक है,
जो हमारी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी होती है ट्रांसफार्मर उसे कभी भी चेंज नहीं करता। इस लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना मज़ीद टॉपिक देखेंगे। उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।